दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में जीपीएस मैप दुनिया के मुकाबले धुंधला क्यों दिखता है? या फिर क्या आप हिस्ट्री के उस वाकये के बारे में जानते हैं जब एक अमेरिकी पायलट ने गलती से स्पेन पर 4 हाइड्रोजन बम गिरा दिए थे? कैसा था उसके बाद का तबाही का मंजर? अच्छा, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर चलती ट्रेन में ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा? नहीं सोचा तो आज बताने वाला हूँ आपको ऐसे ही कुछ रोमांचक और कमाल के फैक्ट्स जो कर देंगे आपको भी सोचने पर मजबूर। तो थाम लीजिए हाथों में चाय कॉफी के मग्स को और हो जाइए तैयार। बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, परमाणु बम सुनते ही वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की याद आ जाती है, जहां इन एटॉमिक बॉम्ब्स के कारण लाखों लोग मरे थे और शहर के शहर तबाह हुए थे। वहीं एक हाइड्रोजन बम एक एटॉमिक बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। ऐसे में सोचिए, अगर किसी शहर पर एटॉमिक बम की जगह हाइड्रोजन बम गिर जाता तो क्या होता? दोस्तों, क्या होता नहीं, ऐसा हुआ है और एक नहीं 4 हाइड्रोजन बम गलती से गिरे भी हैं। ये वाकया है 17 जनवरी 1966 का, जब यूएस एयरफोर्स का एक B-52G बॉम्बर एयरक्राफ्ट मिड एयर रिफ्यूलिंग के दौरान अपने ही फ्यूल टैंकर से जा टकराया। ये दोनों ही प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए, जिसमें एयरफोर्स के 7 जवान मारे गए। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा थे बॉम्बर एयरक्राफ्ट पर लोडेड 4 हाइड्रोजन बॉम्ब, जो स्पेन के अल्मेरिया के एक छोटे से फिशिंग विलेज के पास गिरे। गनीमत रही कि इनमें से कोई भी बम नहीं फटा, लेकिन 2 बमों में हुई नॉन एक्सप्लोजिव डेटोनेशन के चलते इस इलाके के 2 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम से कंटामिनेट हो गया, जिसके चलते अमेरिका की सरकार आज तक स्पेन को सालाना कंपनसेशन दे रही है। लेकिन दोस्तों, अगर इनमें से एक भी बम फट जाता तो क्या होता? ये सोचकर भी आपका दिल सहम सकता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अगर आपने गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया होगा तो आपने देखा होगा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत का गूगल मैप्स काफी धुंधला दिखता है। लेकिन जानते हैं ऐसा क्यों? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है सिक्योरिटी। असल में हमारी इंडियन गवर्नमेंट कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस और उनकी प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए जीपीएस की फैसिलिटी देने वाली सभी कंपनीज को हाई रेजोल्यूशन यानी कि HD सैटेलाइट इमेजिंग से रिस्ट्रिक्ट करती है, जिस कारण इन कंपनीज के पास वो हाई डिटेल वाला रेजोल्यूशन खुद नहीं होता, तो फिर वो कस्टमर्स को कहां से देंगी? बाकी के देशों की बात करें तो वहां वक्त वक्त पर कानून बदलते रहे, जिससे ये रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी गई। इसकी दूसरी बड़ी वजह है ड्रोन इमेजिंग सिस्टम। गूगल या फिर बहुत सी कंपनीज ज्यादातर अच्छी क्वालिटी इमेज के लिए सैटेलाइट की बजाय प्लेन या फिर ड्रोन की मदद से एरियल सर्वे करना प्रेफर करती हैं, जबकि हमारे देश में इस तरह से एरियल इमेजिंग और फोटोग्राफी के लिए आपको कई परमिशंस लेनी पड़ती हैं और कानूनी झमेले हैं सो अलग। बस इन्हीं कुछ कारणों के चलते इंडिया की इंपॉर्टेंट सिटीज की स्ट्रीट इमेजेस बिल्कुल साफ न दिखकर इस तरह हल्की सी ब्लर नजर आती हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ट्रेन सीधी पटरी पर ही चलती है और लॉन्ग रूट पर चलने वाली गाड़ियां तो कई घंटों बाद कहीं रुकती हैं। ऐसे में आपके मन में ये सवाल कभी ना कभी तो आया ही होगा कि क्या ट्रेन के ड्राइवर अपनी इस यात्रा के दौरान सो जाते होंगे, या फिर अगर चलती ट्रेन का ड्राइवर बीच सफर में सो गया तो क्या होगा? अगर आया है तो बता दें कि पहले के समय में अक्सर रेलगाड़ियों के ऑपरेटर्स या फिर ड्राइवर्स ऐसा कर लिया करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम होता था कि अगला स्टेशन 2-3 घंटे बाद आएगा। तब तक वो इंजन में ही आराम फरमा लिया करते थे। रास्ते में पड़ने वाले स्टेशंस के स्टाफ को इस बात का पता चल भी जाता, फिर भी न चाहते हुए भी दुर्घटना से बचने के लिए उन्हें लाइन क्लियर करनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों, बता दें कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है और ट्रेन के ड्राइवर्स के ड्यूटी पर सोने के दिन अब जा चुके हैं। आलसपन की इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए अब इंजन में ही एक ऐसा डिवाइस लगाया गया है जिसे हर थोड़ी देर में दबाना पड़ता है, और न दबाने पर रेलगाड़ी कुछ दूर जाकर खुद ब खुद रुक जाती है। इसीलिए अब इंजन के ड्राइवर के पास जागते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इस जमाने में सब कुछ रियल से वर्चुअल होता जा रहा है। अब हमारे फोन में लगने वाले इस सिम कार्ड को ही ले लीजिए, जिसके बिना हमारी कॉलिंग और चैटिंग पॉसिबल नहीं होती थी, अब वो भी वर्चुअल हो गई है। नहीं समझे? अभी समझाता हूँ। दरअसल ई सिम एक वर्चुअल सिम कार्ड होता है। अगर आप ई सिम लेते हैं
तो आपको अपने फोन में किसी भी तरह के कार्ड को डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिम टेलीकॉम कंपनी के जरिए ओवर द एयर एक्टिवेट कर दी जाती है। लेकिन इसमें आपको एक फिजिकल सिम कार्ड जैसे सभी फीचर्स मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जब चाहें आसानी से किसी भी नेटवर्क में स्विच कर सकते हैं और आपको सिम बदलने का झंझट नहीं उठाना पड़ेगा। दूसरा, ई सिम कार्ड को फोन से निकाला नहीं जा सकता, इसीलिए चोरी होने या फिर गुम होने पर भी हमारा मोबाइल वापस मिल सकता है। और दोस्तों, ये सब सुनकर अगर आपको लग रहा है कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी है, तो बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी काफी साल पहले ही मार्केट में आ गई थी। लेकिन चूंकि अब ई सिम को सपोर्ट करने वाले मोबाइल्स भी मार्केट में आने लगे हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ई सिम का फीचर देने वाला गूगल पिक्सल 2 भारत का पहला स्मार्टफोन था। वहीं आईफोन XR के बाद के आने वाले सभी एप्पल मॉडल्स में भी ई सिम सपोर्ट मिलता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी एक महीने में 50,000 से 75,000 रुपए तक नहीं कमा पाते। वहीं आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताता हूँ जो महज 1 साल की उम्र में ही हर महीने 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमाता है। लेकिन जरा सोचिए, कोई 1 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? तो मिलिए बेबी ब्रिक्स से, जो अभी तक दुनिया के सबसे छोटे डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं। ये अपनी फैमिली के साथ दुनिया की बहुत सी सिटीज में ट्रैवल करते हैं और फिर इनके वीडियोस और पिक्चर्स इनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड होते ही वायरल हो जाते हैं। अमेजिंग बात ये है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज इस बेबी की फैमिली को पैसे देकर इस बच्चे के वीडियोस को अपने रेस्टोरेंट या फिर होटल में शूट करवाती है। और यही कारण है कि ये बेबी हर महीने 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने अब तक अपने आसपास कई रंग बिरंगी और कई मोटे मोटे टायरों वाली साइकिल्स तो देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे इस दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल जिसे राइड भी किया जा सकता है। ये है लगभग 11 फीट के व्हील डायमीटर वाली दुनिया की सबसे बड़ी बाइसिकल, जिसे एक जर्मन साइकिलिंग फैन और एंथुसियास्ट डीडी सेफ्ट ने बनाया था। 150 किलोग्राम वजन की ये साइकिल 12 फीट से भी ज्यादा ऊंची है और इसकी सवारी करके ऐसा लगता है मानो किसी हाथी पर चढ़े हो। खैर, अपने इस नायाब अटेम्प्ट के लिए डीडी को अक्टूबर 2012 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह मिल चुकी है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे पराठों के बारे में सुना है जिन्हें खाने पर मिलता है फ्री लाइफ इंश्योरेंस और उम्र भर मुफ्त में खाना? नहीं, तो हम आपको बता दें कि हरियाणा के रोहतक में बनता है अद्भुत पराठा, जहां 50 मिनट में 3 पराठे खाने की शर्त को पूरा करने पर मिलता है उम्र भर के लिए फ्री खाना और फ्री में लाइफ इंश्योरेंस भी। तपस्या पराठा रेस्टोरेंट के इस पराठे की खासियत ये है कि ये 2 फुट डायमीटर और वजन में 1.25 किलो का है। ये पराठे इतने हैवी होते हैं कि हल्के शरीर वाला आदमी इसे आधा भी ना खा पाए। लेकिन आपको बता दें कि इस कंपटीशन के भी 2 विनर्स रहे हैं, अश्वनी कुमार और एक महाराज जी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, यहाँ अपने देश में मिलिट्री बेस होना एक आम बात है। वहीं दुनिया के ताकतवर देश दूसरे मित्र देशों के यहाँ भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखते हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि इंडिया का इकलौता ओवरसीज मिलिट्री एयरबेस कहाँ पर है? कोई गेस? खैर, बता दूं कि ये है ताजिकिस्तान में स्थित इंडियन मिलिट्री एयरबेस फारकोर, जिसे इंडियन एयरफोर्स ताजिक एयरफोर्स के साथ मिलकर ऑपरेट करती है। वैसे तो भूटान, मॉरिशस, ओमान और ईरान में भी हमारी कोई ना कोई डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, लेकिन फुल फ्लेज्ड एयरबेस ओवरसीज सिर्फ फारकोर में ही है, जो 80 के दशक तक रशियन मिलिट्री का अड्डा हुआ करता था। लेकिन 2002 में ताजिकिस्तान के साथ मिलकर भारतीय सरकार ने इस बेस को रिकंस्ट्रक्ट किया और भारत के पहले ओवरसीज एयरबेस में कन्वर्ट कर दिया। और अगर आपको ये लग रहा है कि ताजिकिस्तान में भारत ने अपना एयरबेस ताजिकिस्तान मिलिट्री को सपोर्ट देने के लिए बनाया है, तो आप गलत हैं। बल्कि सच्चाई तो ये है कि यहाँ पर अपना एक फुल फ्लेज्ड एयरबेस बनाने के पीछे की वजह ये थी कि ताजिकिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना से लगता है और एयरबेस बनने से इन तीनों ही देशों पर नजर रखना भारत के लिए बहुत आसान हो जाता है। खास तौर पर पाकिस्तान के लिए भारत का फारकोर एयरबेस बहुत बड़ी समस्या है। और दोस्तों, बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के फैक्ट नंबर 1, यानी कि आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है रजत खारोला जी ने। रजत अपने फैक्ट में बताते हैं
कि जो फाइबर हमारे बेली बटन या फिर नाभि में फंसा हुआ हमें मिलता है उसे नेवल फ्लफ कहते हैं। और ये कहां से आता है, इस पर साल 2001 में एक रिसर्च भी हो चुकी है जो एक डॉक्टर कार्ल क्रुशांस्की नाम के साइंटिस्ट ने की थी। अपनी रिसर्च में डॉक्टर कार्ल ने पाया कि नेवल फ्लफ प्राइमरीली आपके कपड़ों से निकले हुए रेशों से ही बनता है और इसमें मिले होते हैं डेड स्किन सेल्स और बाल। जहां ये नेवल फ्लफ बूढ़े और बाल वाले लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, वहीं महिलाओं की बॉडी पर कम बाल होने के चलते ये नेवल फ्लफ ज्यादा नहीं बनती। खैर, अगर रजत ना लिखते तो इस इनसिग्निफिकेंट से नेवल फ्लफ की बात कौन ही करता। तो लिखते रहे नीचे कमेंट्स में कुछ ना कुछ ऐसा जो कर दे सभी को फैक्टिफाइड। मिलेंगे अब अगले हफ्ते फैक्ट्स की ऐसी ही इंटरेस्टिंग बारिश लेकर। तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।